तो रिवीजन क्लास नंबर 4 टॉपिक है आपका मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक फोर्स अगर हम एक बार फिर से लिखें, थोड़ा बहुत आप जान चुके हो मैग्नेटिक फोर्स, तो केवल फार्मूला अगर लिखना हो तो देखो कितने फार्मूले बनेंगे। टोटल देयर आर 4 फार्मूलाज। एक तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स ओवर द पॉइंट चार्ज, ओवर द पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज है उसका चार्ज वैल्यू Q है और मास वैल्यू M है। तो क्या फार्मूला बनता है, वेक्टर में है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, और वैल्यू फॉर्म में है आपका F इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बन जाएगा, ओवर द, यहां पर पॉइंट चार्ज को अंडरलाइन कर लेते हैं, और अगर हमारे पास में पॉइंट चार्ज नहीं है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज है। जैसे ऊपर वाले फार्मूले में अगर हम थोड़ा पिक्चराइजेशन करें तो ये हमारा पॉइंट चार्ज है, Q चार्ज है, मास M है, और इसकी वेलोसिटी V है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये B है, और इनके बीच का एंगल थीटा। तो हमारे पॉइंट चार्ज पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कैसे निकाला जाता है। अब जो लिखा हुआ अगर मैं उसको पिक्चराइज करूं तो ये बॉडी पर चार्ज है, ये बॉडी है, किसी भी तरीके की बॉडी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, सीट के फॉर्म में हो सकती है। तो ये बॉडी है और बॉडी पर चार्ज है। कितना चार्ज है, सपोज दैट Q चार्ज है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और बॉडी भी वेलोसिटी से जा रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, लिखने का फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू, जहां पर Q है वहां पे छोटा सा dq आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dq और V क्रॉस B। dq क्या है, इस चार्ज बॉडी को ना देख करके हमने उसका छोटा सा हिस्सा लिया है, क्योंकि फार्मूला तो हम यही लगाएंगे। अब इस वाले फार्मूले में Q कौन सा चार्ज है, पॉइंट वाला, तो यहां पर तो Q पॉइंट वाला चार्ज है, बॉडी वाला चार्ज तो है नहीं, और यहां पर चार्ज कौन सा है, बॉडी पर है। तो फिर हमने कहा कि तो हम बॉडी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे। सपोज दैट हमने इस बॉडी में एक छोटा सा हिस्सा लिया, ये छोटा सा हिस्सा इतना छोटा है, इतना छोटा है कि पॉइंट जैसा दिखता है, और इस छोटे से हिस्से में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq। अच्छा, अगर पूरी बॉडी v वेलोसिटी से जिस तरफ जा रही है तो जो उस बॉडी में छोटा सा चार्ज dq होगा वो भी उसी तरफ जाएगा, और dq आपका छोटा सा, छोटा मतलब पॉइंट जैसा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये क्या है, dq पर लगने वाला फोर्स। ये क्या होगा, dq पर लगने वाला फोर्स। लेकिन हमें तो पूरी बॉडी पर लगने वाला फोर्स चाहिए, तो हम यहां पर क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, ओवरऑल 4 रिजल्ट्स हैं इस मैग्नेटिक फोर्स में। पहले लिखने का और समझने का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया जाए। ये अलग बात है कि आपको इस पर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, केवल इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट है। इसके साथ तो आपको बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। तो इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे तो फिर ये जो राइट हैंड साइड है वो केवल उस dq पर लगने वाला फोर्स होगा, और अगर इंटीग्रेशन लगा दोगे तो पूरी बॉडी पर। और तीसरा जो फार्मूला है वो क्या है, ओवर द करंट कैरिंग इज स्ट्रेट वायर। यहां पर स्ट्रेट वायर अंडरलाइन करने वाली चीज है, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है। कितना मैग्नेटिक फोर्स होता है, फार्मूला होता है I L क्रॉस B, ये होता है। अच्छा, वैल्यू फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। जब हम लोग अपना रेगुलर क्लासेस में इन सारे काम को कर रहे थे तो हमें पता था कि ये जो रिजल्ट है किससे आया था,
इससे आया था, इसी से रिजल्ट आया था, नंबर 2 से ये। और अगर हम सपोर्टिंग डायग्राम बनाए तो थीटा बताने के लिए, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, आपके सिलेबस में ये यूनिफॉर्म रहने वाला है, और ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर आई करंट है। तो यहां पर आई को अकेले मत देखो, अगर डायरेक्शन की बात है, आई एल एक साथ, आई एल की डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन इज एनीवन, डायरेक्शन इज सिमिलर टू डायरेक्शन ऑफ आई, सिमिलर टू डायरेक्शन ऑफ आई। तो आई एल की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन है। तो आपका आई एल ये हो गया, और ये आपका आई एल हो गया, और ये थीटा, यानी कि थीटा जो है आई एल और कैपिटल बी के बीच में बनने वाला एंगल है। जब आप अगर अपनी नोट्स वाली कॉपीज देखेंगे तो ये रिजल्ट आया कैसे है, तो आया इसी से है, ठीक। और जो लास्ट फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फोर्स हमें पता करना है ओवर द करंट कैरिंग, करंट कैरिंग। यहां पर वायर आपका स्ट्रेट है, यहां पर स्ट्रेट नहीं है, तो ओवर द करंट कैरिंग कर्व वायर। अब फार्मूला कैसे बनेगा? F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एल क्रॉस बी, फार्मूला सेम है, आई एल क्रॉस बी। लेकिन यहां पर जो L है, यहां पर जो ये L है ना, ये वाला L, यहां पर ये जो L है जिसको कि तुम मॉड ऑफ L कहोगे, भाई ये जो L के ऊपर जो वेक्टर लगा है ना उसी का तो ये मॉड है ना। ये क्या चीज है? ये लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर है, समझ लेना भाई। यहां पर इस रिवीजन सिचुएशन में भी इसको क्लियर कर लो। लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर, तुम्हारे स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी है? तुमने कहा 2 मीटर है, तो यही तुम्हारे L वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहां पर जो ये L है ना, यहां पर ये जो L है, इसको अभी हम ऐसे लिखेंगे आई एल बी साइन थीटा। यहां पर ये जो L है वो इस L लेंथ वेक्टर का मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? वेक्टर लेंथ ऑफ वायर, वेक्टर लेंथ ऑफ कर्व वायर। अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आई तो कुछ डायग्राम है उनसे आप सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि क्लास में बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कहा कि उसके पास में कर्व वाला वायर ऐसा था, इसमें आई करंट थी, आई करंट थी। तो यहां पर जो वेक्टर लेंथ है उसका क्या मतलब है? देखो इनिशियल क्या है? इनिशियल ये है, और वायर खत्म कहां पर है? ये है। तो इनिशियल से फाइनल तक का जो ये वेक्टर है उसकी लेंथ को क्या नाम देंगे? वेक्टर लेंथ। तो यानी कि यहां पर जो वेक्टर लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से कैसी है? कम है। तो इस फार्मूले में जब वायर आपका कर्व शेप होता है, कर्व वायर अगर है, तो फार्मूला दोनों का सेम दिख रहा है। यहां पर भी जो फार्मूला है सेम फार्मूला यहां पर भी है, लेकिन यहां पर L वेक्टर का जो मॉडुलस है वो एक्चुअली लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर है, लेकिन ये जो आपका L वेक्टर है उसका जो मॉडुलस है वो केवल क्या है? वेक्टर लेंथ। आप में से ही कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे पास जो वायर था उसका शेप ऐसा था, यू शेप था, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और इसमें करंट फ्लो हो रही थी आई। हमने कहा कोई बात नहीं, तो L क्या होगा? वेक्टर L क्या होगा? इनिशियल ये, फाइनल ये है, ये आपका वेक्टर लेंथ। यानी ये आपका जो है, सपोज दैट ये आपने निकाला 2 सेंटीमीटर है, तो इस फार्मूले में L की वैल्यू क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। और वो जो वेक्टर लेंथ है और जो कैपिटल B है उनके बीच का एंगल, सपोज कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ये है, ऐसा है, तो ये जो आपकी वेक्टर लेंथ है और जो B के बीच में एंगल है वो थीटा। सिमिलरली यहां पर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये जो वेक्टर लेंथ है और जो B के बीच में एंगल बन रहा है वो क्या? थीटा। कोई कहता है कि उसके पास में जो कर्व से वायर था वो ऐसा था, ध्यान देना,
ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, यहां पे वेक्टर लेंथ क्या हो गई 0, क्योंकि जब वायर ने क्लोज शेप ले लिया तो वेक्टर लेंथ क्या हो गई 0, और इसलिए जब वेक्टर लेंथ 0 हो गई तो L की वैल्यू 0, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा, ये वैल्यू फॉर्म में लिखा, वैल्यू फॉर्म। और इसीलिए आपको ये याद है, जैसे आपको अपना नाम याद है ऐसे ये बात याद है कि व्हाट हैपन अगर करंट वाला क्लोज शेप वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, डजंट मैटर कि वो किस शेप में है, क्लोज में वो किस शेप में, डजंट मैटर। अगर वो क्लोज में है, करंट कैरिंग है और मैग्नेटिक फील्ड अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली उस पर लगने वाला जो वेक्टर फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा 0। 4 रिजल्ट्स हैं। और ये भी कैसे आता था, ये कब आता था, ये तो रिजल्ट एकदम फाइनल है। अगर हमसे ये कहा जाए कि जो कर्व वाला वायर है उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकालो, लिखो, तो हम ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी, ऐसे लिखेंगे आई डीएल क्रॉस बी। जैसे यहां पर आई एल क्रॉस बी है ना, ऐसे यहां पर हो जाएगा आई डीएल क्रॉस बी। वैल्यू फॉर्म में अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डीएल बी साइन थीटा, और फिर इसी को सिंपल फॉर्म बना के ऐसे कर दिया जाता है। अगर हमारे स्टूडेंट्स ये कहें, वो ये समझ लें कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब है वेक्टर लेंथ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब है वेक्टर लेंथ, तो फिर वो इस फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो वर्किंग है, सबसे ज्यादा जो वर्किंग है इसके साथ है, उसके बाद में वर्किंग इसके साथ है, लेकिन ये दोनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट लिखने का तरीका तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आ जाए या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए कि 4 ऑप्शंस गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर द मैग्नेटिक फोर्स ओवर द करंट कैरिंग कर्व शेप वायर, तो आपको ये ऑप्शन देखना पड़ेगा। और अगर वो ऑप्शन ये है तो वहां पर ये बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एल। ठीक है, वेक्टर एल क्या है, तो वेक्टर एल इज इक्वल टू जो है यहाँ पर वेक्टर लेंथ ऑफ द कर्व शेप वायर है, जो कि एल के क्या है इक्वल है। ठीक है, और याद रखो कि किस तरीके से क्लोज शेप हो जाने से हमेशा मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर पे 0 हो गया था, वो भी अपना याद रखो। डन। तो मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले लिखने थे, ये 4 फार्मूले। आपको सबसे ज्यादा जो वर्किंग करनी है वो इसके साथ और इसके साथ करनी है। चलिए पिक करते हो रिजल्ट को, जरा उसके सारे के सारे स्टेप्स यानी कि एप्लीकेशन देख लीजिए। तो इस फार्मूले के साथ वर्किंग कर लीजिए। जो बातें आपको पहले से भी पता है मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो वेलोसिटी के साथ हमेशा परपेंडिकुलर है, और जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट ये हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से कितने डिग्री पर है, आंसर है हमेशा 90 डिग्री पर है। उसके पीछे आप लॉजिक तो जानते हो ना कि अगर ऐसे लिखा जाए कि वेक्टर C इज इक्वल टू A क्रॉस M, तो फिर ये जो इज इक्वल टू के वाला जो वेक्टर है वो दोनों के साथ कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर है। तो ये बात आपको पता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ भी क्या हो गया परपेंडिकुलर। अगर आपको थोड़ा सा फील गुड करना है तो आप चलो मैग्नेटिक फोर्स के F में M लगा दो, ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स, और इसलिए वर्क डन जो है मैग्नेटिक फोर्स से वो हमेशा क्या होगा 0। मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क डन नहीं करता, और वर्क डन जो होता है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स से वर्क डन 0 है। जो कहा जा रहा है लिखा नहीं जा रहा, उस पर ध्यान देना, क्योंकि वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स से क्या है 0। तो अगर हम लोग सोचें कि क्या मैग्नेटिक फोर्स ने कोई वर्क डन किया है, जवाब आएगा 0 किया है, तो यहां से आपका काइनेटिक एनर्जी कैसा रहने वाला है कंजर्व, K F1 = K इनिशियल। तो
तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी रहती है, सेम। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल जिसका कि चार्ज q है, मास m है, एंटर करता है इनटू मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। टू द पॉइंट का क्वेश्चन है, रिमेन सेम। अगर आपको ये बात पता है यू कैन टिक द ऑप्शन की काइनेटिक एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल की 100 जूल थी, 100 जूल थी और t बराबर 0 पर, और कुछ समय बाद इसने जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर ली है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो k डैश है। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ समय बाद k डबल डैश है, तो जो k डैश की वैल्यू होगी वो भी 100 जूल होगी, k डबल डैश भी कितना होगा, 100 जूल होगा। ठीक है, उस केस का रिवीजन करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ कैसी है, 90 डिग्री पर। तो उस केस को डिस्कस करते हैं व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसका कि चार्ज q है, मास m है, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आपकी हमेशा यूनिफॉर्म है, याद रखना इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पूरा का पूरा जो डिटेल डिस्कशन है कि क्या हो सकता है, क्या होता है, ये सारे डिस्कशन करने। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना ली और ये चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v के साथ 90 डिग्री पर फेंक दिया। और डायग्राम बनाने को बन सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास में कॉपी के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब यही होता है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के। क्रॉस का मतलब एक मीनिंग और होता है, अगर कोई करंट है और उसमें क्रॉस लगाया जा रहा है, यानी करंट कैसे है, अंदर की तरफ। तो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और हमने चार्ज पार्टिकल को इसमें फेंक दिया है वेलोसिटी कैपिटल V के साथ 90 डिग्री पर। ये देखिए, हमने ऐसे फेंका है, तुमने ऐसे फेंका है चार्ज पार्टिकल। तो मेरी वाली वेलोसिटी भी V के साथ कैसा है, 90। दोनों ही केसेस में वेलोसिटी और V कैसे, 90। वेलोसिटी आपकी रेड पेन से ये है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ। तो भाई इस केस में भी वो 90 है और इस केस में भी क्या है, दोनों ही केसेस में 90 है। आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर बाहर की तरफ है, और आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल के साथ किसी चार्ज पार्टिकल को जाने दिया। तो लीजिए, जो हेडिंग लिखी हुई है तीनों डायग्राम उसी को सपोर्ट करते हैं। मुझे डिस्कशन करना है कि क्या होगा, जो कुछ भी वहां होगा वो पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये, जैसे ये जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो पहला पॉइंट, हमारे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स फील करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे चार्ज पार्टिकल पर लगेगा ऑन चार्ज पार्टिकल। जरा पूछते हैं कितना मैग्नेटिक फोर्स है तुम्हारे ऊपर, तो फार्मूला है Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा वेल नोन है कि थीटा क्या है। थीटा जो है वो वेलोसिटी और B के बीच में बनने वाला क्या होता है, एंगल। याद रखना कि आपके सिलेबस का भी हमेशा यूनिफॉर्म है। तो यहां पर थीटा कैसा हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये हमारे चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि ऊपर के सारी पिक्चर्स को देखें इसमें तो बहुत क्लियरली पता चलता है कि 90 डिग्री है, और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 90 डिग्री है। यहाँ पर भी देखिए वेलोसिटी ये है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तब भी 90 डिग्री है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा चार्ज पार्टिकल फील करेगा, QVB। ठीक है,
और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो सेकंड हमने पॉइंट लिखा क्या, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है Fm इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसलिए, और जो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। सो इसलिए Fm बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है उसका नाम तो सेंटीपिटल होता है, और यहां पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है इसलिए सेंट्रीपिटल है। तो मैंने इस बात को इक्वेशन में लिखा, Fm इज इक्वल टू Fc, ये लीजिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जहां पर भी होता है वहां पर किसकी याद आती है, सर्कल की याद आती है। ये देखिए सर्कल बनता है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है और हमेशा वेलोसिटी के साथ कैसा होता है, परपेंडिकुलर। और सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखते कैसे भाई, तो mv²/r, जहां पर r क्या होती है, रास्ते की रेडियस, और m क्या है, चक्कर लगाने वाले का मास। तो यहां पर चक्कर लगाने वाला चार्ज पार्टिकल है जिसका कि मास m है, और वेलोसिटी की वैल्यू यानी कि स्पीड वो v है। और सपोज दैट कि जिस सर्कल पर वो चलेगा उसकी रेडियस r है, और यहां से आ गया qvb। तो देखो r की वैल्यू क्या आ गई, mv/qb आ गई। ऑर्डिनरी जो लुक होता है वो रेडियस का फार्मूला कुछ जो देखता है, और जो स्पेशल जो विजन होता है वो रेडियस का फार्मूला कुछ अलग ही देखता है। जैसे अगर आप कहो कि रेडियस का फार्मूला क्या आया है, तो मैं बोलूंगा रेडियस का फार्मूला आया है r इज इक्वल टू m/qb, और जो ये v है, तो ये वाला जो v है वो किसके परपेंडिकुलर है, फोर्स के परपेंडिकुलर। तो यानी कि यहां पर लिखना चाहिए v, हम लिख सकते हैं सीधे सीधे v लिख सकते हैं, लेकिन मत भूलो कि जो वेलोसिटी है वो देखो ना, ये लिखा हुआ है ना मैग्नेटिक फोर्स के साथ कैसी है। तो यहां पर वो वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फोर्स के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं लिख रहा हूं देखो, वेलोसिटी, v माने क्या, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू b, मैग्नेटिक फोर्स के साथ ये जो परपेंडिकुलर है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। अच्छा आप ये भी देखो कि ये जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। ये जब आपने लिखा तो आप पता चल गया कि यहां पर वो वेलोसिटी लेंगे जो मैग्नेटिक फोर्स के साथ कैसी है, परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर हुई आपको, बोलो भाई। कहीं कोई दिक्कत हो इसमें बताओ, अभी तक के डिस्कशन में कहीं कोई दिक्कत हो। अभी जब आप हेलिक्स वाला केस करोगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रेडियस के जितने भी पॉसिबल फार्मूले हैं, स्पेशली फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अभी जो रेडियस का फार्मूला हमको मिला है वो मिला है m/v/qb, और m/v क्या हो गया, मोमेंटम, p/qb। आप लिख सकते हो √2mk/qb, क्योंकि k फॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, लिख सकते हैं। और जो चार्ज के पार्टिकल हैं उनको काइनेटिक एनर्जी देने का तरीका ये होता है, k बराबर होता है q और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा v से लिखें या कैपिटल V से लिखें, जैसा आपकी मर्जी हो, तो देखो रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, √2mk, k की जगह पर आ जाएगा q डेल्टा v, और अपॉन में है qb, ये qb। जो नीचे वाला q है क्या, उसको ऐसे लिख सकते हैं √q का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं ऐसे। तो ऊपर वाले √q से नीचे वाला √q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा √2m और डेल्टा v अपॉन में q, लेकिन रूट क्या होगा,
अंडर रूट से ये कैपिटल बी क्या होगा, बाहर होगा। तो देखिए रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया, अंडर रूट 2m डेल्टा v अपॉन में q और साथ में 1/b। कीप इन माइंड कि यू ऑल हैविंग द केस जहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, उस केस को तुमने डिस्कशन किया। तो रेडियस निकाल ली है, रेडियस निकालने के बाद अगर हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएं तो हमें रेडियस निकालने के इतने न्यूमेरिकल पर ध्यान देना चाहिए। और स्पेशली जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो स्पेशली फिर हमें जो है बंच ऑफ द प्रॉब्लम मिलती है जिसमें हमारे सामने चार्ज पार्टिकल में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और अल्फा पार्टिकल होता है। तो वो वाला ग्रुप भी हम लोगों ने अभी कल जब टेस्ट पेपर डिस्कशन हो रहा था तब भी किया था, बट आज हम लोग प्रॉपर रिवीजन में है इसलिए बता देते हैं। प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का ये जबरदस्त जो है वहां पर ग्रुप होगा, वहां पर अल्फा पार्टिकल, इनके बीच में कनेक्शन पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि प्रोटॉन का मास m है तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो 2 इंटू प्रोटॉन मास होता है, प्रोटॉन के मास का दुगना यानी 2m। और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 इंटू प्रोटॉन मास, 4 इंटू प्रोटॉन मास यानी 4m। चार्ज की अगर हम बात करें और अगर आप ये कहते हो कि प्रोटॉन पे चार्ज E है या Q है, E या Q जो भी तुम कहते हो, क्योंकि एक्चुअली जो वैल्यू वाइज देखा जाए तो वो क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और उस वैल्यू को हम लोग जनरली किससे लिखते हैं, E से, E या Q जिससे भी आप लिखना चाहो। तो जो न्यूट्रॉन का चार्ज है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, न्यूट्रॉन के पास जो चार्ज है वो प्रोटॉन के जितना ही होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो 2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज, यानी कि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो होगा 2e या फिर आप क्या लिखोगे 2p। सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस है, जैसे अभी टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन था तुम्हारे लिए कि प्रोटॉन ने, न्यूट्रॉन ने और अल्फा पार्टिकल ने सेम पोटेंशियल के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री किया। देखना जरा क्वेश्चन, प्रोटॉन ने, न्यूट्रॉन ने और अल्फा पार्टिकल ने ऑल हैविंग सेम पोटेंशियल, सभी के पास में पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल, all having the same potentials and all enter in same magnetic field, same magnetic field, और सभी ने सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करी है। डायरेक्शन ऑफ ऑल वेलोसिटीज, सभी की जो वेलोसिटीज है वो परपेंडिकुलर टू कैपिटल बी है। तो रेशियो ऑफ पाथ रेडियस पूछा गया, पाथ रेडियस, तो सर्कुलर मोशन में आएंगे वो सब लोग, तो जो रेडियस होगा उसका फार्मूलेशन करना, रेशियो निकालना। अब आपने देखा कि इसमें तो पोटेंशियल की बात हो रही है, तो ये है क्वेश्चन में ये वाली चीज और ये वाली चीज सबके लिए क्या है, सेम है, और 2 तो ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। तो जिन लोगों ने ये देख लिया, जज कर लिया, तुरंत समझ गए कि रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, अंडर रूट m/q के, क्योंकि बाकी चीजें क्या चल रही, कांस्टेंट। तो लिखा सबसे पहले प्रोटॉन का नाम है, फिर न्यूट्रॉन का नाम है, फिर अल्फा पार्टिकल का नाम है, और अंडर रूट में m प्रोटॉन का, q भी प्रोटॉन का, फिर अंडर रूट में m न्यूट्रॉन का, q भी न्यूट्रॉन का, और फिर अंडर रूट में m अल्फा का और q भी अल्फा का। तो फिर अगर ये टेबल आपको पता है तो इजीली आप रिलेट कर पाओगे। तो इफ यू कंसीडर कि प्रोटॉन का मास m, चार्ज है q, तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से डबल होता है, चार्ज सेम रहता है,
और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 गुना होता है और चार्ज ट्वाइस होता है यानी कि 2q। देखिए आंसर क्या आ जाएगा, m/q सब कट हो जाएगा, √2 आगे। तो जब वेलोसिटी और कैपिटल भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उस समय हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या बनाता है, सर्कुलर पाथ बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर, और जो फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है उसका कंसेप्चुअल नेम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हमेशा केवल एक ही काम करने में हेल्प करता है, दैट इज द सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ बनेगा तो डेफिनेटली उसकी रेडियस होगी, तो रेडियस कैसे निकलेगी, तो रेडियस निकालने के सब मिलाकर के रिजल्ट्स बोर्ड पर लिखे हुए। अब रेडियस का फार्मूला आपको मिल चुका है। अच्छा, ये मत सोचना कि रेडियस जब वो बनाएगा तो सर्कल भी कंप्लीट होगा। अगर वो सपोज कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल गया, उसने सर्कुलर पाथ पर चलना स्टार्ट किया, थोड़ी देर चला और पूरा सर्कल बन पाता, उससे वो पहले ही बाहर आ गया, तो हम कहेंगे कि सर्कल नहीं बना पूरा, लेकिन क्या बना, उसका पार्ट बना। चाहे कंप्लीट सर्कल हो या उसका कुछ हिस्सा हो, रेडियस तो सभी के पास है ना, तो रेडियस निकालने का फार्मूला ये है। अब अगर उसने पूरा सर्कल बनाया है, पूरा सर्कल बनाया है, तो एक चक्कर का टाइम पीरियड एक चक्कर का, तो यहां पर हो जाएगा समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि वर्क डन जो है वो 0 है, काइनेटिक एनर्जी बदल नहीं रही है, एंड दैट इज व्हाई यूजिंग द फार्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक चक्कर में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल 2πr, स्पीड v हो जाएगा, तो कैपिटल T बराबर हो जाएगा 2π/v, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv/qb। आप देख सकते हैं कि कैपिटल T की वैल्यू आ गई 2πm/qb। एक चक्कर का समय है, लेकिन अगर उसने आधा ही चक्कर लगाया था और बाहर निकल गया था तो इसका क्या हो जाएगा, आधा। जनरल वे में अगर समय लिखना हो तो जनरली समय का फार्मूला ये है, देखो टाइम इज इक्वल टू छोटा t इज इक्वल टू, ध्यान देना, मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। जनरल फार्मूले को समझाने के लिए, समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं। मेरा वाला चार्ज पार्टिकल चक्कर पूरा लगा रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है। तुम्हारा वाला चार्ज पार्टिकल आधा चक्कर लगा के बाहर चला गया, आधे ही चक्कर उसने लगाया। और किसी का चार्ज पार्टिकल तो बस एंट्री करता है और बाहर आ गया, ये तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसने आधा भी काम किया होगा, आधा चक्कर भी लगाया होगा। तो जनरल में हमें टाइम कैसे लिखें, यहां से देखो m/qb, m/qb कुछ qb को अलग कर लो, और ये 2π ये जो है एंगल है, एंगल फॉर्म बाई रास्ता, फॉर्म बाई पाथ एट सेंटर। देखिए अगर उसने पूरा चक्कर लगाया तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2π बनाएगा, बोलो। अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो वो जो रास्ता बनेगा पूरा सर्कल, वो सेंटर पे 2π बनाएगा, तो ये बन जाएगा। और अगर वो आधा चक्कर लगाएगा तो ये जो रास्ता है आधा वाला सेमी, तो यहाँ पर पाई बनाएगा, वॉट एवर जो भी उसने बनाया। और कभी अगर ये भी निकालना पड़े कि एंगल फॉर्म बाय पाथ एट द सेंटर कैसे निकलेगा, तो यार ये एंगल किसने बनाया, आर्क ने बनाया, पाथ कैसा होगा, आर्क शेप होगा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, उससे निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल हमेशा रेडियन होना चाहिए, ये याद है ना, तो डिग्री में मत ले लेना। और m चार्ज पार्टिकल का मास है, q उसका क्या चार्ज है, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो जनरल में टाइम का फार्मूला ये है। इंटरेस्टिंग यहां पर ये है कि जो टाइम का फार्मूला है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर जो टाइम है नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। तो अगर अलग अलग वेलोसिटी से एक ही जैसे चार्ज पार्टिकल एक ही जैसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंके जाए, हमने भी प्रोटॉन को फेंका है, तुमने भी प्रोटॉन को फेंका है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने फेंका उसी में तुमने भी फेंका है,
तो देखो तुम्हारा वाला चार्ज पार्टिकल भी प्रोटॉन है, मेरा वाला भी प्रोटॉन है, लेकिन मेरे प्रोटॉन की वेलोसिटी 100 है, तुम्हारे वाले की 200 है। टाइम पीरियड कैसा आने वाला है? सेम। देखो मैग्नेटिक फील्ड दोनों ने क्या रखा है? सेम। और दोनों के चार्ज पार्टिकल का नाम प्रोटॉन है, तो m और q भी क्या होगा? सेम। तो एक ही जैसा चार्ज पार्टिकल एक ही जैसी मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग वेलोसिटी से फेंका जाए तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो कैसा आने वाला है? वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, तो टाइम की वैल्यू कैसी आने वाली है? सेम टू सेम। ठीक है, ये टाइम हो गया। तो एक तो उसने रेडियस बनाया, जो टाइम बनाया उसकी बात हो गई। क्लियर ये बात? इस वाले केस में जो ये 90 डिग्री वाला केस चल रहा है, जिसमें b और वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री पर है, इस वाले केस में सर्कल बनेगा। अब अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ बनाएगा तो उस सर्कल को लेकर के कुछ अपडेट्स होती हैं। क्या पता है? एक तो ये कि जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का प्लेन यानी कि एरिया हमेशा बी के साथ कैसा होता है? परपेंडिकुलर। जो सर्कल बनता है चार्ज पार्टिकल का, फॉर्मिंग सर्कल प्लेन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी। इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ये देखिए, और समवन से कि पार्टिकल जब सर्कल बना रहा था तो भाई उसका जो सर्कल है वो लाल पेन जैसा है। ये देखिए, ये सर्कल में जा रहा है पार्टिकल। गलत हो गया, क्योंकि जो सर्कल का प्लेन होता है ना वो हमेशा बी के साथ कैसा होता है? और यहां पर जो लाल पेन से तुमने सर्कल बनाया है, जो सर्कल का ये जो प्लेन है वो बी के साथ क्या परपेंडिकुलर है? यानी ये सर्कल गलत सोच रहे हो, ऐसा सर्कल नहीं बना है। तो सर्कल कैसा बना होगा? ध्यान देना, ये आपका बी है और ये आपका वी है, तो सर्कल कैसा बना होगा? ऐसा सर्कल बना होगा, ये वाला सर्कल बना होगा, ये वाला। अब अगर ये वाला सर्कल बने, चलो दोबारा मैं बना के दिखाता हूं इसी डायग्राम में। ये आपका बी है और ये आपका वी है। सर्कल कैसा बनता है? सर्कल हमेशा ऐसा बनता है कि उसका जो प्लेन होता है सर्कल का वो हमेशा बी के साथ कैसा होता है? जरा देखिएगा इस सर्कल को। अब जो ये सर्कल बन रहा है वो बी के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। एक तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक। दूसरी कि चलिए सर्कल बन रहा है, तो अब सर्कल बन रहा है तो पार्टिकल हमेशा जो है सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। अच्छा, अगर हम डायग्राम ये वाला ले लें, ध्यान देना, इस डायग्राम की सिंपलिसिटी देखिए क्या है। अब किसी ने सर्कल बनाया, ये देखिए, सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ। तो सर्कल का प्लेन हमेशा बी के साथ कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसा बनाया, क्वेश्चन जब सेट होता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वहां पर, वो कहेगा आपसे इस सिचुएशन के साथ बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम बने होंगे, कौन सा सही है। तो जिन बच्चों को ये पता होता है कि सर्कल का प्लेन हमेशा बी के साथ परपेंडिकुलर होता है, वो उस पर टिक लगा देंगे। जैसे यहां देखिएगा, यहां पर मैंने सर्कल बनाया तो भी सही है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बाहर की तरफ। अब ये जो सर्कल पर चक्कर लगाने वाला चार्ज पार्टिकल है वो कैसे चक्कर लगा रहा है? क्लॉक या एंटी क्लॉक? ये कैसे कंफर्म करता है? भाई सर्कल तो बन चुका है, सर्कल तो बन चुका है, बट हमारा पार्टिकल चक्कर कैसे लगा रहा है? क्लॉक में लगा रहा है या एंटी क्लॉक में लगा रहा है? ये कैसे कंफर्म करोगे? हमने बताया, सिखाया है, तो वो पॉइंट आपको याद है कि नहीं?
अच्छा, याद किया हुआ है कि इनवर्ड में एंटी क्लॉक और आउटवर्ड में क्लॉक। हो सकता है फ्रूटफुल हो ये। जो मैंने आपको बताया था कि वो कि मैग्नेटिक फोर्स पहले पता कर लो। जैसे देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी कैसे है 90 डिग्री पर है। तो पहले मैग्नेटिक फोर्स को पता कर लो कि मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा। ये आप देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया और वेलोसिटी क्योंकि 90 डिग्री पर तो मान लिया ये। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पहले पता कर लो कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद क्या सिखाया था? एनीवन? मैग्नेटिक फोर्स की तरफ से पुश करते थे। किसको पुश करते थे? राइट हैंड को। राइट हैंड को। और कोई? हमने बताया था कि वेलोसिटी वाले वेक्टर को मैग्नेटिक फोर्स की तरफ जो है पुश करो, तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा या जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा वैसे ही पार्टिकल चक्कर लगाएगा। जैसे देखिएगा, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास में वेलोसिटी है। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? क्यू वी क्रॉस बी। ये आपका बी है, ये वी, वी क्रॉस बी, तो ये आएगी मैग्नेटिक फोर्स, ये आएगी। ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। तो कहा गया था वेलोसिटी को बी की तरफ पुश किया करो, तो ये देखो वेलोसिटी को बी की तरफ पुश किया, ये होगा सर्कुलर मोशन। अब फ्रंट से आप देखो तो क्या बना? एंटी क्लॉकवाइज। इधर इन्होंने बताया कि इनवर्ड में एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो बिल्कुल बात सही है। समझ लो बात को, फिर हम भी लिख देते हैं। देखो ये आपका बी है और ये आपका क्या है? वेलोसिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल तो पता ना, वी क्रॉस बी। तो पहले आप अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ ले जाते हो, तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स बना। तो वेलोसिटी को मैग्नेटिक फोर्स की तरफ टिल्ट किया करो, ये बनेगा। अब जब ये बन जाएगा, यहां पर हम दिखा दें इसको, ये तो तुमने देखा कि इनवर्ड में कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप इसको याद रख रहे हैं तो आपको केवल एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये वाली बात याद है कि फर्स्ट यू ऑल डिसाइड द मैग्नेटिक फोर्स और फिर वेलोसिटी वाले वेक्टर को ढकेल दिया करो टुवर्ड्स द, टिल्ट कर दिया करो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फोर्स, तो जो भी मूवमेंट होगा वही आपका पार्टिकल का मूवमेंट है। इस वाले केस में आते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, सपोज दैट वेलोसिटी ये, एंड आई होप यू ऑल नो द क्रॉस प्रोडक्ट रूल वी क्रॉस बी। ये फार्मूले में आता है वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ। अब वेलोसिटी को इसकी तरफ टिल्ट करो तो कैसा बन जाएगा? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज। तो देखो, अगर तुमने डायग्राम के साथ इसको तैयार किया है कि इनवर्ड के केस में एंटी क्लॉकवाइज और आउटवर्ड के केस में क्लॉकवाइज, तो यू हैव ए वन क्वेश्चन, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट तो फिर आप हर एक क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फैसला अगर करना है तो भी आपको जो है ये पता होना चाहिए। क्या मैंने जो बताया मैं आपको बता दूं, यहां पर लिख दो कि टू डिसाइड क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक सर्कुलर मोशन क्या है? वी टिल्टेड वेलोसिटी टुवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स। और आप में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैं फिर भी बता दूं। इस वाले केस में मैग्नेटिक फोर्स ये था, तो मैंने कहा था कि वेलोसिटी को फोर्स टिल्ट करो। ये छोटा रास्ता है ना, और ये क्या बड़ा रास्ता है। हमेशा किसको फॉलो करते हैं? छोटे रास्ते को। तो इस तरीके से, एंड आई होप यू ऑल नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल से निकालते हैं। नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री नहीं है।
अल्फा है, यहां पर जो अल्फा है वो 90 डिग्री नहीं है। आप अपने नोट्स वाली कॉपी में देखिए कि इस केस को जब तुमने किया है तो अल्फा लिखा है या कुछ और लिखा है? थीटा लिखा है। चलो मैंने थीटा ले लिया, जो लिखा है उसी से रिवीजन करा देते हैं। अब थीटा 90 नहीं है, अब क्या होगा डिस्कशन करना है। चार्ज पार्टिकल जिसकी की चार्ज वैल्यू क्यू थी, मास वैल्यू m थी, जब उसने 90 डिग्री के साथ एंट्री करी थी तो उसने सर्कल बनाया था, सर्कल का रेडियस निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया, जनरल वे में टाइम निकाल दिया। लेकिन जब वो 90 डिग्री के साथ एंट्री नहीं करता है तो क्या होता है? आंसर है इस केस में चार्ज पार्टिकल सर्कल भी बनाता है और चलता भी है। अब प्रैक्टिकली आप ये सोचो कि सर्कल भी बनाना है और चलना भी है, तो सिचुएशन कैसी होगी? हेलिक्स। हेलिक्स ही वो तरीका जिसमें सर्कल भी बनेगा और आप क्या करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। तो इस वाले केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल भी बनाता है और आगे चलता भी है, और उस रास्ते को क्या कहते हैं? हेलिक्स, हेलिकल पाथ है। क्यों ऐसा होता है डिस्कशन करना है यहाँ पर। तो देखिएगा भाई किस तरीके से सिचुएशन है। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड कर लें, ये आपका बी है और ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है। मुझे डिस्कशन करना है कि क्या होगा। आंसर मुझे पता है कि हेलिक्स बनेगा, तो क्यों बनेगा उसके पीछे का जो फिजिक्स है वो देखना है। तो यार वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए। तो ऐसा करो, इस वाली पिक्चर में जो है रियल सिचुएशन है और इस वाली पिक्चर में हम आपको जो है डिस्कशन दिखा रहे हैं, बाद में इरेज कर देंगे। एक तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ये जाएगा, क्या बनेगा? v cos थीटा, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये जाएगा, क्या बनेगा? v sin थीटा। लीजिए हटा दिया मैंने इसको। तो डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। डिस्कशन में आ चुका है कि नाउ देयर आर द टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वन इज along the capital B and other is perpendicular to the capital B। तो मैंने लिखा है यहां पर कि two components of velocity take place v cos theta एंड v sin थीटा। बाकी डायग्राम में दिख रहा है कौन किसके साथ है, कौन किससे 90 डिग्री पर है। पहले तो ये हुआ वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अब जब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगना ही लगना है, वो उससे तो बच नहीं सकता चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो देखिए भैया मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला लिखा, या पहले मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो ये हो जाएगा Fm इज इक्वल टू QEB sin थीटा। अब की बार थीटा का कुछ हो पाएगा क्या? बोलो, अब की बार थीटा का कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अरे यार थीटा 90 थोड़ी ना है, अब की बार थीटा तो 90 है नहीं, थीटा 90 नहीं कुछ और है। यहाँ लिख दिया थीटा 90 नहीं है। बी केयरफुल, ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस डिस्कशन की आने वाली है। हमने इसको ऐसे लिख लिया, Fm इज इक्वल टू QB और V sin थीटा, कुछ करना है इसलिए ऐसे लिख लिया। और तुम जानते हो कि ये जो Fm वाला फोर्स है वो कैसा है? सेंट्रीपिटल। ये तो जानते हो ना कि Fm हमेशा वेलोसिटी के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये तो सेंट्रीपिटल है। तो यहां पर Fm की जगह पर Fc लिख दिया, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, क्योंकि Fm बराबर क्या है? Fc। क्या दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है इसको? एग्जाम में भी सीधे लिखो Fm बराबर Fc, क्योंकि जो फोर्स वेलोसिटी से हमेशा परपेंडिकुलर है वो कौन है? सेंट्रीपिटल। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला हमको ऐसे याद है ना, mv²r, यहां ट्विस्ट है। सेंट्रीपिटल के फार्मूले में जो ये v है ना, ये वाला v,
ये कौन सा v होता है? ये कौन सा v है? जो b के परपेंडिकुलर है। और जिनको ये बात नहीं समझ में आई, जरा देखिए, समझे बात को। यानी मुझे यहां पर लिखना चाहिए m v साइन थीटा का स्क्वायर और अपॉन में रेडियस। अभी मैं डायग्राम से भी उसको क्लियर करूंगा। v साइन थीटा, समझो बात को, सिचुएशन को सेट करते हैं। ये ब्लैक वाले से आपने कैपिटल B दिखाया, ये कैपिटल B है, ये v साइन थीटा है और ये आपका v कॉस थीटा है, ये v कॉस थीटा है, ठीक है, ये v कॉस थीटा। अच्छा, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालें तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा निकलेगा? ये v क्रॉस b, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ जाएगा। एक कोई पेन और दे दो, ये लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स ये जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स है। कैसे? ये देखो v क्रॉस b साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट रूल करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है और हम लोग v cos थीटा को मैनेज कर लेंगे। ये b है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है जो कि अंदर की तरफ है, और ये आपका v sin थीटा है और ये v cos थीटा है। तो v cos थीटा, ध्यान देना, सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं। v cos थीटा से मैग्नेटिक फोर्स नहीं बना है। मैग्नेटिक फोर्स किससे बना है? v sin थीटा से। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी b की डायरेक्शन में होगी ना, उससे तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो बनेगा ना। तो ये जो v cos थीटा तुम देख रहे हो ना, ये जो मैग्नेटिक फोर्स बना है किससे बना है? v sin थीटा से। क्योंकि ये जो आपका v sin थीटा है ना, वो b के साथ कैसा बना रहा? 90। भाई आपने अभी जब इस क्या रिवीजन स्टार्ट किया था तो आपने कहा था कि अगर चार्ज पार्टिकल b की डायरेक्शन में चलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो। और चार्ज पार्टिकल अगर कैपिटल B से अपोजिट चलेगा तो भी कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा? जीरो। तो यार ये जो v cos थीटा है, ये v cos थीटा b की डायरेक्शन में है ना, एंड दैट इज व्हाई ये v cos थीटा मैग्नेटिक फोर्स तो दे ही नहीं सकता। मैग्नेटिक फोर्स किसने दिया है? v sin थीटा। तो यानी मैग्नेटिक फोर्स दिया है v sin थीटा, तो मैग्नेटिक फोर्स ही तो सेंटीपिटल है ना, तो सेंटीपिटल में कौन पार्टिसिपेट करेगा? v sin थीटा। और इसीलिए यहां पर v की जगह पर क्या आएगा? v sin थीटा। ये बात समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां पर कुछ दिनों बाद भूलोगे तो यही भूलोगे। मैं यहां लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां जो मैग्नेटिक फोर्स है, हियर मैग्नेटिक फोर्स, और वैसे भी आप देखो ना कि मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले में v sin थीटा है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स किससे आ रहा है? v sin थीटा से। तो हियर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय v sin थीटा, नॉट बाय v cos थीटा। और जब मैग्नेटिक फोर्स को v sin थीटा ने बनाया है तो सेंटीपिटल फोर्स में भी v की जगह पे कौन होगा? v sin थीटा। क्योंकि इसी ने वो सेंटीपिटल भी बनाया है, v sin थीटा ने सेंटीपिटल भी बनाया है। एंड दैट इज व्हाई जब फार्मूला तुमने लिखा तो इस बात का ध्यान रखना, यहां पर वो वाला v आएगा जिसने मैग्नेटिक फोर्स बनाया है। क्लियर है ना? तो थोड़ा यहां पे अलर्ट अटेंशन चाहिए, यहां पे आपको समय चाहिए, अपना टाइम लीजिए। हियर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय v sin थीटा, नॉट बाय v cos थीटा। सो इन सेंट्रीपिटल फोर्स Fc is equal to mv square by r। So in centripetal force Fc is equal to mv square by r, v is v sin थीटा। इसलिए आपके फार्मूले में v की जगह पे क्या आएगा? v sin थीटा। तो देखो काटोगे तो क्या बनेगा? r is equal to m v sin थीटा by q।
तो रेडियस तो बनेगी। तो रेडियस का फार्मूला ये आ गया आपकी बात। डन। v cos थीटा सान थोड़ी ना बैठेगा, ये जो v sin थीटा है एक बार फिर से मैनेज कर लेते हैं। ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका v sin थीटा है, और ये अंदर की तरफ क्या मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। अब देखिए v sin थीटा ये है और मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, टिल्ट करो तो ये सर्कल बना, सर्कल बना। और v cos थीटा जाएगा आगे भी बढ़ो, v cos थीटा क्या जाएगा आगे भी बढ़ो, तो सर्कल बना दिया किसने v sin थीटा ने, और ये आगे बढ़ाएगा कौन v cos थीटा। जब दोनों काम एक साथ होंगे तो क्या बनेगा हेलिक्स। तो हियर v cos थीटा, जो v cos थीटा है, कीप मोशन along capital B, so charge particle form हेलिक्स पाथ या हेलिकल पाथ। ये क्लियर हुई बात। तो v cos थीटा उसको आगे बढ़वाएगा और v sin थीटा चक्कर लगवाएगा। डन ये बात। तो अभी आपने देखा कि उसके फिलहाल इस सिचुएशन के साथ ऐसे वो चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। अब जब ये आगे बढ़ेगा हेलिक्स हो जाएगा। चाहो तो आप हेलिक्स यहां बना भी सकते हो, चाहो तो इसी डायग्राम में बना सकते हैं लाइक दिस। ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसे। अब ये आगे बढ़ेगा। अब जब वो एक चक्कर लगाएगा तो उसी एक चक्कर में आगे भी तो बढ़ेगा। एक चक्कर लगाते लगाते हुए वो जितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है वो पिच कहलाता है। पिच क्या है, चाहो तो आप इसकी रटने वाली डेफिनेशन जो है बता सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे लिखो पिच है डिस्टेंस इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड। तो चलिए पिच निकालते हैं। पिच इज इक्वल टू, पी से लिखा था, जरा नोट वाली कॉपी चेक करो, पी से लिखा था। अब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। कौन डिस्टेंस चलवा रहा है, v cos थीटा। स्पीड हो गई v cos थीटा, चलो मैं लिख देता हूं स्पीड इनटू टाइम। एक चक्कर का टाइम कैपिटल टी है, तो कौन चलवा रहा है v cos थीटा। और टाइम का फार्मूला बेटा 2 पाई m बाई क्यू वी होगा, क्योंकि इसको तो v से मतलब ही नहीं है। बोलो, ये पिच हो गया। यानी एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, p फॉर पिच। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, p फॉर पिच, एंड यू कैलकुलेट इट बाय दिस फार्मूला। तो 10 चक्कर में चली गई दूरी 10 इंटू पी। एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस क्या है, पिच, तो 10 चक्कर में। तो अगर n चक्कर में डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस इन n चक्कर, n साइकिल, तो यहां पर आप डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिखोगे, n इंटू पी। पी फॉर यहां पर क्या है, पिच। ठीक है, हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां थी, इसको थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना। ये जो हेलिक्स वाली बात है ये इंपॉर्टेंट है। खत्म। और कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया। पिच की बात कर ली तुमने, और एक चक्कर की डिस्टेंस को पिच कहते हैं, 10 चक्कर की 10 पी। जितने भी साइकिल है उसको पिच से मल्टीप्लाई कर दो। अब फाइनली जब न्यूमेरिकल करने बैठोगे, चलो मैं एक न्यूमेरिकल आपको देता हूं। मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन करता हूं, मुझे आंसर चाहिए, पता चल जाएगा कि आप कितना अलर्ट हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए इसी पर। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। कैपिटल बी की वैल्यू है 10 टेस्ला। वेलोसिटी इज 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल, चार्ज है 2 कूलम, मास है 1 ग्राम। ये जो कैपिटल बी है वो है अलोंग द एक्स एक्सिस।
along the x axis. Velocity है 10⁴ मीटर पर सेकेंड ऑफ चार्ज पार्टिकल and it makes angle 60 degree from y axis. Find radius चाहिए रास्ते की और पिच चाहिए. अगर आपने सही कर दिया तो 100% आपने जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और गलती अब नहीं होने वाली है. कॉन्सेप्ट हम यहां पे फिर से लिख देते हैं. आर का फार्मूला है mv sin थीटा अपॉन में क्यूबी, ये रेडियस का फार्मूला है, और पिच का फार्मूला है v cos थीटा इंटू बड़ा वाला t. बड़े वाले टी को हम चाहे तो ओपन कर सकता है. जहां पे थीटा क्या दिया जी? थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड कैपिटल बी. थीटा यहां पर वेलोसिटी और कैपिटल बी के बीच का एंगल है. यहां पर आप क्वेश्चन को देखो, यहां थीटा का खेल है तो कैपिटल भी तो एक्स के लॉन्ग है. अच्छी बात है, कैपिटल भी एक्स के लॉन्ग है, क्वेश्चन ने कह दिया. और ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इतनी है चार्ज पार्टिकल की, और इट मींस वेलोसिटी वाई एक्सिस के साथ में वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया? 60 बनाया. हमें तो ये वाला थीटा चाहिए ना, अपने काम का थीटा कितना? 30. समझ गए ना कहां समस्या है? तो रेडियस आ जाएगी mv sin थीटा बाई क्यूबी. हमेशा कंफर्ट जोन में ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं है. मास की वैल्यू 1 ग्राम है, किलोग्राम बना डाला. v यहाँ पर 10⁴ है, साइन ऑफ 30 है. चार्ज क्वेश्चन में 2 है, v की वैल्यू आपकी 10 है. सारे काम मैंने किसमें किए? एसआई में. आंसर मुझे मीटर में मिलेगा. साइन 30 हाफ हो जाएगा, तो यानी कि 1/4 और 1/4 क्या 1/4 आ रहा है सीधा? 1/4 मीटर, 0.25 मीटर. समझ पा रहे ना? क्वेश्चन हमेशा कंफर्ट जोन में ही मिलेगा, ये मत सोचो. अटेंशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस बात को देखो. अब चलते हैं पिच पर. तो पिच इज इक्वल टू है v cos थीटा और साथ में कैपिटल T 2πm/क्यूबी. तो v माने है 10⁴. अपने काम का थीटा 30 है. 2πm की वैल्यू -3 किलोग्राम बनाएंगे. q यहाँ पर 2 है और v आपका 10 है. सॉल्व कर लो. पिच एक डिस्टेंस होती है तो मीटर में आ गई. ठीक है. जिन्होंने थीटा 60 लिया है, क्या प्रॉब्लम है? क्यों गलत हुआ? तो गलत इसलिए हुआ कि आप चीजों को हमेशा वैसे ही सोचते हो जैसा आपको लगता है कि होगा वैसा ही. आप हमेशा अटेंशन में रहो. आपने कोई चीज पढ़ी, कहां ट्विस्टिंग हो सकती है, तुमसे यही तो गलत करा सकता है. बाकी सब चीजें तो आपकी वैल्यू पुटअप करने वाली ही तो बात है. बढ़िया क्वेश्चन. अच्छा, इस सिंगल क्वेश्चन से और थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बना दो. कुछ है ही नहीं यार. जहां पर वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग है वो थीटा का केस है कि आपके अपने काम का जो थीटा है वो वेलोसिटी और कैपिटल बी के बीच का है. उसी पर ध्यान देना. कहीं उसने वहां पर तो कोई गड़बड़ी नहीं करी. और यहाँ का थीटा 60 नहीं, कितना है? 30. तो ये हेलिक्स वाली बात हो गई. तो ये था चार्ज पार्टिकल पॉइंट वाला. चार्ज पार्टिकल है
पार्टिकल हमेशा पॉइंट जैसा ही होता है, और उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है रिलेटेड टू ऑल द रिजल्ट्स विद मैग्नेटिक फोर्स, वो हमने कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं आगे, इस पॉइंट को पकड़ते हैं, Fm ILB साइन थीटा, Fm IL क्रॉस B। इसको बात हो रही है फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बोर्ड एग्जाम में जो वायर है वो स्ट्रेट होने वाला है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ये है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इस पर हमने एक स्ट्रेट वायर रख दिया, करंट आई है। तो यहां पर अगर हम देखें थीटा क्या है, तो समझने के लिए जनरल ऑर्डिनरी अप्रोच रखने डायरेक्शन बिटवीन कैपिटल बी एंड आई चलेगा, क्योंकि वेक्टर एल की डायरेक्शन कैसी होती है, सिमिलर टू आई। तो अगर आई की डायरेक्शन ये है तो एल वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। तो आप अपने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा समझ लेना, कैपिटल बी और आई के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा। और ये आपका जो है मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमें पता है, रेगुलर क्लासेस में हमने सीखा ये कैसे निकलता है, निकाल के भी दिखाया था। हमें लगता है कि 1 से 1.5 पेज का काम था वो, बट अभी सीधे एप्लीकेशंस पर आते हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो हाउ यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, फार्मूला ये है, ठीक है। अब इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो देखने में आता है, प्रैक्टिकली ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स लगता है भाई, अट्रैक्शन का मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, फार्मूला पता चल चुका है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये है, ये 2 स्ट्रेट वायर हैं, पैरेलल है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। अभी करंट जो है लाइक है, लाइक का मतलब कैसा है, डायरेक्शन में सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कह रहा है कि जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो निकालो। कहानी आपकी ये है कि व्हेन 2 स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स having like current, then there is attraction force। क्यों होता है attraction force, डिस्कशन में हम समझ लेंगे। तो फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन या ओवर एनी वन वायर। भाई ये वाला वायर उस वाले वायर पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और वो वाला वायर भी इस वाले वायर पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। तो कह रहा है किसी एक पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को निकालो। ये डेरिवेशन मानता है वो, किया जाए। जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे ना, तभी आपको ये पता चल जाएगा कि अट्रैक्शन फोर्स क्यों होता है, तभी पता चल जाएगा। अब 2 लोग एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तुम्हें किसी एक पर फोर्स निकालना है, तो आप अपना माइंड सेटअप तैयार करोगी ना कि किस पर फोर्स निकालना है। चलो हम इस पर फोर्स निकालेंगे, जिस पर फोर्स निकालेंगे वो क्या बनता है, टेस्ट।
और जिसने फोर्स लगाया वो क्या बनता है, सोर्स। तो ये मेरा सोर्स वायर हो गया और वो आपका टेस्ट वायर हो गया, ठीक है। अब टेस्ट वायर तो बहुत बड़ी लेंथ का है, तो मैंने उसकी एक छोटी सी लेंथ ले ली है, ये छोटी सी लेंथ ले ली, डीएल, छोटी सी लेंथ ले ली डीएल। स्ट्रेट है लेकिन ये मत भूल जाना, तो छोटी सी लेंथ डीएल। तो फोर्स का फार्मूला है आई एल बी साइन थीटा, ये फार्मूला है। तो देखो भाई, आई किसकी, उस वायर की जिस पे फोर्स लग रहा है, कितना है I2। एल भी किसका, उसी वायर का जिस पर फोर्स लग रहा है, मैं उसकी कौन सी लेंथ ले रहा हूं, डीएल। और बी किसका, सोर्स से, जो फील्ड प्रोडक्शन होता है कौन करता है, तो ये बी आएगा ड्यू टू I1, क्योंकि ये सोर्स है। और थीटा तो B और IDL के बीच में बनने वाला एंगल, या ILB में ये जो करंट I है और जो B है उनके बीच का एंगल, तो I2 करंट देखो ये है, और स्ट्रेट वायर ये है सोर्स वाला, कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अंदर की तरफ। बोलो भाई, बनाएगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, और I2 करंट ऐसे ही है, तो थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, 90। मान लेते हैं कि ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो लीजिए लॉजिकली संबंध से कि आपने चुना है डीएल, छोटा सा लेंथ चुना है, तो जो छोटी सी लेंथ पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, छोटा सा फोर्स DF लिख दिया। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, DF इज इक्वल टू I2 DL। अब स्ट्रेट वायर से बनेगा B, तो क्या फंडा होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू करंट बाई डिस्टेंस, साइन 91 हो गया। लीजिए DF अपॉन में DL, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई R। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं कहूं कि यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स है, तो 5 लेंथ पे कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लेंथ पे कितना होगा। अब बात करते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अट्रैक्टिव क्यों है। तो कौन सा फंडा लगाते थे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता था। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये जो आपका थंब और ये 2 फिंगर, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, कौन क्या होता था बताइए भाई। थंब क्या होता था, फोर्स, और ये क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर फिंगर क्या होता था, करंट। ठीक है, चलिए सेट करते हैं। तो ये आपका फोर्स है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका करंट है। तो थंब, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, और ये करंट है, ये करंट है। देखो फोर्स किधर गया, इस तरफ गया। तो डायरेक्शन जब फ्लेमिंग को यूज किया, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसी है, अट्रैक्शन वाली है। उल्टा सोचोगे, जब इसको टेस्ट लोगे, इसको सोर्स लोगे, तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी ये। अच्छा, मैंने कैसे याद किया, वैसे भूलने वाली कोई चीज तो यहाँ है नहीं, लेकिन अगर आप भूलते हो कि क्या होगा, तो मैं जानता हूं कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट लाइक क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है कि लाइक चार्जेस अगर हो तो रिपल्सन करते हैं, लेकिन लाइक करंट क्या है, यहाँ पर अट्रैक्शन करती है। मेरा याद करने का तरीका ये, और फार्मूला मिल चुका है। ठीक है, उल्टा सोचोगे तो भी सब कुछ यही आने वाला है भाई। तब ये जो बी है वो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, और टेस्ट ये बन जाएगा। तो सारा का सारा जो करंट है उसका वाला, और जो लेंथ है वो भी उसका वाला। तो ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो DF अपॉन DL है, ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोलो भाई। अच्छा, अगर करंट अनलाइक होती तो कौन सा फोर्स आता है, रिपल्सन। मैथमेटिकल फीचर सेम रहने वाले हैं। करंट अगर अनलाइक हो जाए तो वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सन। ठीक है, तो लाइक का केस भी हो गया, अनलाइक का केस हो गया। बस हमें अनलाइक में क्या करना पड़ेगा, इसका एरो बदल देना,
बाकी ना ये बदलेगा ना ये बदलेगा, सब कुछ ये रहेगा। जब फ्लेमिंग को लाओगे, ये इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो मैं बदल के भी देखता हूं, अगर करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? मैथमेटिकली आंसर सेम होगा, लेकिन अब वो अट्रैक्शन की जगह पे क्या आ जाता है? रिपल्सन। देखिए कैसे, मैथमेटिकल सारा रिजल्ट लिखा हुआ है। तो ये रहा मैग्नेटिक फोर्स, करंट ये आ गया। तो अब की बार जो है थंब इधर जा रहा है, तो अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसा हो गया? ऐसा हो गया। तो अनलाइक के केस में चार्जेस का अट्रैक्शन होता है, लेकिन अनलाइक के केस में करंट का क्या होता है? रिपल्सन। सेम रिजल्ट है, ठीक है। बहुत फेमस रिजल्ट है सभी बोर्ड्स के लिए, कैलकुलेशन करवाता है। एंड देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ओवर इट। एक क्वेश्चन और आता है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताइए, इसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन। कभी कभी तो वो क्वेश्चन ओपनली कह देता है कि दो पैरेलल वायर्स की हेल्प से 1 एम्पियर की करंट का 1 एम्पियर की डेफिनेशन को पूरा बताइए। और कभी कभी वो सिंपली पूछता है कि 1 एम्पियर करंट क्या होती है। तो चलिए जरा 1 एम्पियर की डेफिनेशन देते हैं। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है हमको। 1 एम्पियर बड़ा वीआईपी बना करके इसको पूछते हैं, ऑर्डिनरी वे में नहीं पूछते हैं। 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या है? 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या है? तो चाहे लाइक का केस ले लो या अनलाइक का केस ले लो, आपकी मर्जी। तो हमने लाइक का ले लिया। हमने लिखा है यहां पर कि फोर्स पर यूनिट लेंथ डी एफ अपॉन में डी एल इज इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई आर। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अगर I1 बराबर I और I2 बराबर I, R बराबर 1 मीटर और dF अपॉन dl इज इक्वल टू 2 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर। याद रखो कि dF जो फोर्स है वो तो न्यूटन प्रोवाइड करेगा और dl क्या हो जाएगा? मीटर, तो न्यूटन पर मीटर रखो। देन देखें क्या होता है। तो dF अपॉन dl की जगह पर लिखा 2 10 टू दी पावर -7 और ये आया 10 टू दी पावर -7 और ये 2 पहले से ही है। I मिलके हो गया I स्क्वायर, ये 1। सॉल्व करने पर I स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। I की वैल्यू क्या होगी? 1। यानी कि 1 एम्पियर। बोलो भाई क्या डेफिनेशन है? इसी कहानी को डिफाइन कर लो। 1 एम्पियर पैरेलल वायर्स में वो करंट होती है। 1 एम्पियर पैरेलल वायर्स में वो करंट होती है जो कि वायर की यूनिट लेंथ पर अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर का, जबकि वायर्स कितनी डिस्टेंस पर है? 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। लिख देता हूं, when 2 parallel wires having unit distance, when 2 parallel wires having unit distance 1 meter की distance and attraction or repulsion force per unit length (2 into 10 to the power -7
न्यूटन पर मीटर, then there is equal and 1 ampere current flows in both wire. Doesn't matter आप लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरी कहानी को केवल कन्वर्ट करना है। क्या लिखा है? जब दो पैरेलल वायर्स यूनिट डिस्टेंस पर होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स यूनिट लेंथ पर इतना होता है तो वहां पर इक्वल और 1 एम्पीयर की करंट दोनों वायर्स पर मिलती है। हो गई 1 एम्पीयर की डेफिनेशन। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 1 एम्पीयर की डेफिनेशन पूछ लेना, ठीक है। जैसे ही आप करंट कैरिंग वायर पर फोर्स की बात करते हो, सबसे पहले ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, पैरेलल वायर का केस, ठीक है। डन। करंट कैरिंग कॉइल अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब इस हेडिंग को हम लिख रहे हैं तो आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। नेट फोर्स कितना होता है टॉर्क इसके कॉइल के ऊपर? नेट फोर्स ऑन कॉइल 0, लेकिन जो नेट टॉर्क है वो 0 नहीं होता। अगर टॉर्क को मैं टाउ से लिखूं तो टाउ की वैल्यू आती है mv sin थीटा, ये निकल के आती है। इसका डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन करने का जो सबसे आसान रास्ता है वो हम लोग फॉलो करते हैं। हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें थीटा नहीं आएगा, हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें थीटा, हम लोग थीटा लॉजिकली लाएंगे। देखिए क्या है रास्ता। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर ली। बी वैल्यू की है, इस पर एक करंट कैरिंग कॉइल रख दिया, आई करंट है। कॉइल का नाम दे दिया P Q R S। तो मेरे डायग्राम का जो थीटा है वो 0 है, क्योंकि एक्चुअली जो ये थीटा है ना, यहां पर थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो रेड पेन से मैंने कॉइल बनाया हुआ उसका एरिया वेक्टर कैसा है? ये है। तो मेरा वाला थीटा कैसा है? 90 है। और जब किसी कॉइल के लिए एरिया वेक्टर और कैपिटल भी हमेशा 90 रहता है, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो स्पेशल अप्रोच होती है, ये गैल्वेनोमीटर में काम करती है। अभी जब हम इसको कर लेंगे उसके बाद में जब गैल्वेनोमीटर को एक्सप्लेन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो एक्सप्लेनेशन है और जो ये एक्सप्लेनेशन है बहुत क्लोज है। इसके एक्सप्लेनेशन में थीटा 0 थीटा 90 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के केस में थीटा हमेशा क्या होगा? 90। तो बैक टू बैक हम डिस्कशन इसलिए करेंगे जिससे कि आप डिफरेंस देख पाओ, ठीक है। तो यहां पर अभी फिलहाल जो है थीटा हमारा 90 है इस सिचुएशन में। तो जो ये QR वाली साइड है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन QR एंड SP इज 0 या R0। एक्सेप्टेड, या डिस्कशन की कोई नीड है? यार QR पे करंट है I, और जब तुम मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला लिखोगे, अगर आप लिखोगे FQR पर,
तो फंडा लगाऊंगा ILB साइन थीटा। I माने I, L का मतलब QR, B माने मैग्नेटिक फील्ड साइन 0 0 आ गया। L माने क्या लेंथ, तो लेंथ क्या है QR, और B माने मैग्नेटिक फील्ड, और I की जो डायरेक्शन है और जो B की डायरेक्शन है कितने एंगल पर, 0 डिग्री। जब तुम SP पर फोर्स लगाओगे, निकालोगे, I माने I, L माने लेंथ, लेंथ माने क्या SP, B साइन 180, साइन 180 भी क्या होता है 0, इसलिए इन पर तो कोई फोर्स है। क्या देखो ना, ये SP है, तो करंट और B कैसे है 180 पर। बोलो भाई, PQ पर फोर्स लगेगा और RS पर भी फोर्स लगेगा, तो लेट फोर्स ऑन PQ एंड RS आर बड़ा वाला F1 एंड F2 रेस्पेक्टिवली। तो PQ पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F1 इज इक्वल टू, फंडा यही है I, L की जगह पर आएगा PQ, और B फॉर B साइन 90। एक्सेप्टेड हो तो बता देना भाई, I PQ B। अगर हम आपके नोट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, तो नोट्स में तुमने कहा था PQ और RS की लेंथ कितनी है L, और QR और SP की लेंथ कितनी है P। कहा था ना, चौड़ाई आपने P ले ली थी। चलो तो PQ की लेंथ L है, ओके, ILB आ गया। और ये फोर्स कैसा होगा, तो कैसे तैयार किया था फ्लेमिंग का, फादर मदर चाइल्ड। फादर का F माने फोर्स, मदर का M मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड का C मतलब करंट। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, करंट है। तो भैया इस पर जो फोर्स है अंदर की तरफ जाएगा, तो जो F1 वाला फोर्स है वो अंदर की तरफ है, F1 फोर्स। ठीक है, बोलो फिर एक बार फादर मदर चाइल्ड देख ले। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट है। तो बेटा हम अंदर जा रहे हैं ना, 3D है इसलिए थोड़ा सा दिखाने में उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर भी मैंने F1 को दिखाया अंदर की तरफ। अच्छा F2 निकालो जो RS पर लगने वाला फोर्स है। F2 इज इक्वल टू भी ILB हो गया। देखो भाई यही सेम सिचुएशन होगा, I और यहां पर क्या होगा RS और B साइन 90 होगा, और फिर 90 वाली सिचुएशन से साइन 91 हो जाएगा, ILB आएगा। और ये कैसा होगा भाई देखते हैं, देखो ये कैसा आएगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और ये बाहर की तरफ। ये F2 आ गया। यानी ये दोनों फोर्स डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट हैं, वैल्यू में कैसे हैं, सेम है, डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट है, वैल्यू में कैसे हैं, सेम है, लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, पैरेलल। और ये तो हमारा की पॉइंट है, की पॉइंट है, क्या की पॉइंट है, दो फोर्सेस वैल्यू में इक्वल, सेम इन वैल्यू, अपोजिट इन डायरेक्शन, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये चीजें हैं तो हमें क्या देती हैं, टॉर्क देती हैं। अगर आपके पास में दो फोर्सेस हैं जो वैल्यू में सेम है, डायरेक्शन में भी अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो हमेशा हमको देते हैं टॉर्क। तो F1 और F2 ने वही काम कर लिया है, वैल्यू में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। ये दोनों लोग मिलकर के इस कॉइल को घुमाएंगे, टॉर्क बनेगा।
तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू हो गई ILB, और फिर क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे क्या आ गया B, क्योंकि F1 और F2 के जो बीच का डिस्टेंस है वो QR और SP के बराबर है, F1 F2 के बीच का डिस्टेंस QR और SP के बराबर है, तो दोनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होता है, वो यहाँ पर B है। और टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स वैल्यू, दो फोर्सेस में से किसी भी फोर्स की वैल्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस B है, तो ये आ गया टॉर्क इज इक्वल टू IL/B, साथ में कैपिटल B, ये आपका जो है L/B एरिया हो गया, तो IAB। अगर हम n टर्न के लिए बात करें तो फॉर n टर्न, कैपिटल N टर्न्स की अगर बात करें तो टॉर्क बराबर हो जाएगा NIAB, और हमने जो के डिस्कस किया उसमें थीटा कैसा है 90 है, तो हम अपने आप में sin 90 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर एग्जाम में भी ऐसे डील करना भाई, तुम्हारा जो एरिया वेक्टर है जो B है वो कैसा 90 है, तुमने यहाँ पे sin 90 लिख दिया, तो NIAB sin 90 आ गया। फिर आप एक लाइन और लिखो, अगर थीटा एंगल बने, अगर एरिया वेक्टर कैपिटल B के साथ में थीटा बनाए, तो मैं लिखता हूं वो लाइन, इफ एरिया वेक्टर कैपिटल A फॉर्म एंगल थीटा विद कैपिटल B, तो भाई टॉर्क का फार्मूला हो जाएगा NIAB sin थीटा। अच्छा, अगर तुम इसको 90 नहीं लो ना तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप उस टफ डेरिवेशन को भी देखना चाहोगे तो आई हैव ए वीडियो लेक्चर ओवर इट, और काफी टाइम टेकिंग भी है, आप उसको देख सकते हो, सेटिस्फाइड हो सकते हो, लेकिन फाइनली तुम एग्जाम में करोगे किसको, किसी को ही करोगे। तो अगर आप चाहोगे तो वो वाला भी डिस्कशन है अपने पास वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हमने थीटा शुरू में 90 नहीं लिया है, फिलहाल 90 लिया है, बाद में उसको मोल्ड कर दिया। देखिए क्या बन गया, ये m हो गया ना, MB sin थीटा हो गया। अब मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या 90। क्लियर है? ये दोनों डेरिवेशन जो अभी तुमने किया है और जो अभी आने वाला, ये बैक टू बैक होने चाहिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब वो पूछता है कि अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल हमें बताइए गैल्वेनोमीटर का, और करंट कैरिंग कॉइल पर जो लगने वाला टॉर्क है उसका डेरिवेशन, तो बोथ आर द वेरी क्लोज, लेकिन डिफरेंसेस जरा देखना। हो गया कंप्लीट? तो अगला जो रिजल्ट है उसको देखिएगा, और डिफरेंस आप देखना कि इसमें उसमें डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट था, तो आपके पास में कॉइल थी, यहां पर भी कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहां की जो मैग्नेटिक फील्ड है, सुनना ध्यान से, गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एरिया वेक्टर के साथ हमेशा 90 बनाती है। तो इन गैल्वेनोमीटर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री एंगल विद एरिया वेक्टर A, एरिया वेक्टर A।
और जो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ हमेशा 90 बनाती है उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? रेडियल। इसलिए यहां की मैग्नेटिक फील्ड को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो बड़ी स्पेशल डिजाइन से, मतलब जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये हम मैग्नेटिक मटेरियल से प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि परमानेंटली चाहिए होती है। तो उनको स्पेशल डिजाइन किया जाता है जिससे कि वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो दें, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो एक कॉइल रखी हुई है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इन गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री एंगल विद एरिया वेक्टर कैपिटल है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कभी ये नाम अगर लिखा हो तो आप परेशान मत होना। जबकि टॉर्क का फार्मूला इसमें कॉइल पर मे बी 90 में नॉट बी 90, बट यहां हमेशा कैसा होगा? 90 होगा। अच्छा, कॉइल में जब करंट फ्लो करती है तो आपको पता है टॉर्क आता है, तो यहां पे टॉर्क आएगा। तो इन गैल्वेनोमीटर कैपिटल बी ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री विद एरिया वेक्टर। ओके, ठीक है। व्हेन करंट फ्लो in coil, then torque tau form। क्या फंडा होता है? mb sin थीटा। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड है। NIA d sin 90। ये देखिए टॉर्क। तो आप कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर में टॉर्क का फार्मूला हमेशा NIA भी रहेगा क्योंकि थीटा हमेशा कैसा होगा? 90 ही होगा। थीटा हमेशा 90 होगा। पेन क्यों ले रहे हो? बाद में करना है यार, रिलैक्स रहो। टाइम बचा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, टाइम जब आप मिसयूज कर रहे हैं, तो थोड़ा टेंशन में रह करना है इसको बात। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि कॉइल पे जो टॉर्क का हमने जो कॉन्सेप्ट किया और गैल्वेनोमीटर का जो हम ये कॉन्सेप्ट का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस थीटा 90 होता है हमेशा, फार्मूला आ गया। अच्छा, इस टॉर्क से आपका जो कॉइल है वो क्या करता है? रोटेट करता है। तो इसी कॉइल के साथ एक स्केल अटैच होता है। ये एक स्केल अटैच कर दिया, सीधे अटैच नहीं होता, विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग। और अब जैसे सपोज कर लो मेरा हाथ ये कॉइल है, ध्यान देना, और ये मार्कर स्केल है। देखना क्या होगा, मैं बोर्ड पे करके देखता हूं। अब मैं कॉइल को घुमाऊं, स्केल भी घूमेगा। तो जब ये कॉइल रोटेट करती है, करंट के फ्लो होने से कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल से अटैच स्केल भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो यहां पर वो स्केल बना हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो कि कॉइल से जो टॉर्क बनता है, ये जो टॉर्क है वो स्केल और कॉइल के बीच में जो स्प्रिंग कनेक्टेड होती है उसको ऐंठता है, और स्प्रिंग के ऐंठने से स्केल भी क्या करती है? घूमती है। तो मान लेते हैं कि किसी सिचुएशन पर ये स्प्रिंग ने हमारी स्केल को यहां पहुंचा दिया। ये एंगल फाई है, फाई को कहते हैं डिफ्लेक्शन, स्केल में आने वाला डिफ्लेक्शन। तो क्या तुम ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो कि कॉइल का टॉर्क बराबर स्प्रिंग में पैदा होने वाला टॉर्क? हाँ, स्प्रिंग को किसने टॉर्क दिया है? कॉइल ने। तो जो कॉइल में टॉर्क है वो बराबर किसका? स्प्रिंग का टॉर्क। तो व्हेन करंट फ्लो इन द कॉइल देन टॉर्क टाउ फॉर्म सच एज। इसके बाद मैंने लिखा कि दिस टॉर्क प्रोवाइड टॉर्क
in spring attached to स्केल। अब मैंने यहां स्केल लिख तो दिया, तो यहां पर भी स्केल लिख के दिखा दे। बिना टॉर्क के ये स्केल सीधा होता है 0 वैल्यू, लेकिन स्प्रिंग में जो टॉर्क होता है वो स्प्रिंग को घुमाता नहीं है, ऐंठता है, ट्विस्ट कराता है। क्या कराता है? कॉइल में टॉर्क जो है वो उसको घुमाता है, रोटेशन कराता है, लेकिन स्प्रिंग में आने वाला जो टॉर्क है वो स्प्रिंग को क्या करता है? ट्विस्टिंग करता है। तो वही मैं लिखने वाला हूं कि दिस टॉर्क प्रोवाइड टॉर्क इन स्प्रिंग अटैच टू स्केल सो ट्विस्टिंग कपल, ट्विस्टिंग की हिंदी होती है एटना, ट्विस्टिंग कपल इन स्प्रिंग इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ कॉइल। अब देखिए टॉर्क, कॉइल का जो टॉर्क है वो NiAb है। ट्विस्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, लेकिन जो ट्विस्टिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो वो आगे जाके यानी 12 के बाद जब 13 की आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इलास्टिसिटी अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, तो वहां पे फार्मूला है C5। ये फाई ये वाला एंगल है, तो इसको तुम्हें ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है अभी उस लेवल पे नहीं हो। ट्विस्टिंग कपल का फार्मूला होता है C5। C यहाँ पर ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट कहलाता है, जो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग द रिजिड मॉडुलस, जो इलास्टिसिटी में ईटा होता है ना उस पर। तो आप C जो है वो क्या है? ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट है, ऐसे याद रखो, और फाई आप वहां पर देख लो, शेयरिंग एंगल भी कहते हैं फाई को। तो C यहां पर है ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट। ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर, रेडियस पर भी डिपेंड करता है स्प्रिंग की। तो यहां से आप देखिए I की वैल्यू आ गई C/NAB और फाई। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ये, इस पूरी कहानी में ये जो ब्रैकेट है वो कांस्टेंट है। भाई ये जो ट्विस्टिंग कोएफिशिएंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द फीचर्स रिलेटेड टू द स्प्रिंग्स। तो जो स्प्रिंग तुमने अटैच कर दी उसके फीचर थोड़ी ना बदलने वाले हैं। तो C आपका क्या है? कांस्टेंट है। गैल्वेनोमीटर बनने के बाद जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बदल नहीं सकते, एरिया ऑफ द कॉइल को बदल नहीं सकते, और कैपिटल भी कैसा होता है? फिक्स वैल्यू का होता है। तो सारा खेल कैसा है? I प्रोपोर्शनल फाई का, यानी कि जैसे फाई यहां पर ज्यादा तो I भी क्या ज्यादा। तो तुम्हें केवल क्या दिखती है? स्केल दिखती है। तो उसी स्केल की रीडिंग को देख करके तुम किसको कनेक्ट कर देते हो? I को। तो यहां से आ गया I इज इक्वल टू K फाई। K ओवरऑल कांस्टेंट है, तो K यहां पर हो गया कांस्टेंट। हम इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब आप देखिए बहुत सारी चीजें गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पे डिपेंड करती हैं, इतनी सारी चीजें C/NA, और यहां से आ गया I प्रोपोर्शनल फाई। तो गैल्वेनोमीटर का एक ही अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल है कि अगर मुझे दिखाई देने वाला फाई कम है तो करंट फ्लोइंग कैसी है? कम है, और अगर फाई ज्यादा है तो फ्लोइंग करंट भी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, फाई अपॉन I, फाई अपॉन I निकालो जरा यहां से। फाई अपॉन I तो क्या बनेगा? NAB अपॉन C, यानी कि 1/K। 1/K भी तो बनेगा, क्योंकि K की जगह पर क्या लिखा है? C/NAB। इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी IS। फाई क्या है? डिफ्लेक्शन। फाई को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन,
फाई यहां पर है स्केल का डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ स्केल, करंट सेंसिटिविटी. Someone is asking ki what happen if the number of turns increases. Now you can check this one. Capital N increases तो sensitivity भी क्या increases. और sensitivity जो टर्म है ना उसका मतलब होता है छोटी से छोटी चीज में रिस्पॉन्स करना. अब जैसे आपके अकाउंट्स में मान लेते हैं कि 2 बिलियन है और किसी ने 1 रुपया डाल दिया, आपको कोई मतलब ही नहीं है, ये तुम्हारी सेंसिटिविटी को शो नहीं करता है. 1 रुपया कम भी हो गया या ज्यादा भी हो गया तो यू शोइंग द रिस्पॉन्स, तो आप ज्यादा सेंसिटिव हो, ये मतलब है. तो हर छोटी से छोटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना सेंसिटिविटी है. तो आप यहां से बहुत सारी चीजों को ध्यान से देख के बता सकते हो क्या क्या बदलने से सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी पे चेंजेस आएंगे, बढ़ेगा घटेगा. समवन इज आस्किंग कि हमने ट्विस्टिंग कोएफिशिएंट बढ़ा दिया तो सेंसिटिविटी क्या हो गई, कम हो गई. अच्छा, एक टर्म जो ये सेंसिटिविटी है ना, तो किसी डिवाइस को लेकर के आपका कॉमन सेंस ये कहता है कि हमें वो डिवाइस पसंद होगा जो सेंसिटिव ज्यादा हो. कि अगर नेगेटिव का भी टेम्परेचर है तो भी थर्मामीटर बता दे और हाई है तो भी बता दे. पता चला कि कहीं पर टेम्परेचर माइनस में है तो ऑर्डिनरी थर्मामीटर हमें बता ही नहीं रहा क्योंकि वो तो 0 से नीचे बता नहीं पाता है. तो हम हमेशा अपने डिवाइस की सेंसिटिविटी क्या चाहते हैं, हाई चाहते हैं. एक जनरल सोच होती है कि जो तुम्हारे पास है, जो भी डिवाइस है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी सेंसिटिविटी कैसे होनी चाहिए, हाई. तो अगर कहता है कि ट्विस्टिंग कोएफिशिएंट हमने बढ़ा दिया तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना. तो ट्विस्टिंग कोएफिशिएंट क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है. अब ये मैं गारंटी लेता हूं कि 12th बोर्ड का एग्जाम आप देने जा रहे हो तो ट्विस्टिंग कोएफिशिएंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा, वो लेवल अलग हो जाएगा. और बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की. फाई अपॉन वी, यार करंट है ना, करंट को रेजिस्टेंस में भेजो तो क्या बन गया, वोल्टेज. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई यहां पर, वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs. ठीक है. तो अगर वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर चाहिए या एग्जाम में गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2 से लेकर के 5 मार्क्स तक का, आपका अपना आंसर क्या होगा, ये 5 मार्क्स आ गया तो डायग्राम आधे पेज पर चला गया, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया, गैप करके लिखा, मैनेज कर लिया चीजों. ठीक है, हो गया. ये जो गैल्वेनोमीटर में जो ये क्वाइल है, इस क्वाइल में जो वायर लगा हुआ है उसका पूरा अपना रेजिस्टेंस होता है. तो ऑर्डिनरी वे में जो गैल्वेनोमीटर है हम उसको ऐसे दिखाते हैं कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है. तो सिंपली जब आपको लैब में गैल्वेनोमीटर दिखता है तो एक क्लॉक जैसी डिवाइस आपको दिखती है, बढ़िया सी, लुक्स लाइक दिस, इस तरीके की दिखेगी वो. ये स्केल होती है इधर. जनरली हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, सर्कल बनाया, इसके 2 कनेक्टिंग वायर्स हैं और यहां पर कैपिटल G लिख दिया. यह है गैल्वेनोमीटर. ये क्लॉक जैसी शेप होती है, माने कि जहां पे मैंने G लिखा हुआ है अगर मैं वहां पे G ना लिखूं तो ये आपका प्लास्टिक का कवर है, ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, ये स्केल है, ये पिवोटेड पॉइंट है स्केल का. इधर भी आप रीडिंग ले सकते हो और इधर भी रीडिंग ले सकते हो. अगर हम प्लास्टिक का कवर हटा दें तो आपको क्या दिखेगा, अगर आप इस प्लास्टिक के कवर को हटा दें तो आपको ये दिखेगा. ये 2 कनेक्टिंग वायर्स हैं, वो ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये दिखेगा जो भी आपने पढ़ा है. ठीक है. जब हम गैल्वेनोमीटर को, यानी ये क्वेश्चन खत्म हो चुका, नया क्वेश्चन है
कि व्हाट इज आमीटर या से समथिंग अबाउट द आमीटर सर्किट। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को संटिंग कर देते हैं गैल्वेनोमीटर की, तो जो सर्किट बनता है वो क्या बन जाता है, आमीटर। और जब हम लोड डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, वोल्टमीटर। संटिंग का मतलब होता है कुछ रेजिस्टेंस जैसी चीज पैरेलल में जोड़ना। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि आमीटर सर्किट बताइए क्या है, आमीटर सर्किट, तो क्या लिखेंगे, संटेड गैल्वेनोमीटर। संटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड आमीटर। पढ़ने वाले बच्चे अगर बैठे बैठे थक जा रहे हैं तो उनको मेडिटेशन और योगा दोनों चाहिए। और पढ़ाने वाला टीचर अगर पढ़ाते पढ़ाते थक जा रहा है तो सेम ही है। तो आज की क्लास जो है वो 3 घंटे की है। ऑन एवरेज ये 2 घंटे 50 मिनट की क्लास होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई। भाई आप सब लोग क्लास में हो ना यहाँ पर, इससे ये पता चलता है कि पहला जो कैरियर ऑप्शन है थ्रू द पढ़ाई अप्रोच करना है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट्स में यही काम होता है कि पढ़िए लिखिए और कुछ बन जाइए। कोई बड़ी सी प्राइवेट गाड़ी से घूमेगा, कोई सरकारी गाड़ी से, तो डिपेंड करता है आपने अपना क्या किस तरीके से तैयारी की है। एफर्ट्स लेकिन सबको करना पड़ता है, क्यों भाई, तो थकना मना है। तो संटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड द आमीटर, ये डेफिनेशन में लिख दी। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना, देखो एक तरीका ये हमारे पास G फॉर गैल्वेनोमीटर है, इसका अपना खुद का जो रेजिस्टेंस है वो G ओम है। संटिंग मतलब पैरेलल में जोड़ देना। ये संटिंग का रेजिस्टेंस S, और अगर वहां से देखोगे, देखो ये देखो पैरेलल संटिंग, ठीक है। तो संटिंग में क्या करना है कि दोनों वायर जो हैं उसके थोड़े लंबे करिए और संटिंग पैरेलल में डाल दीजिए। अब ये जो गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स हैं वो कहीं से कनेक्ट कर दीजिए। ये आई करंट है, ये बहुत हैवी करंट है, मतलब जितनी गैल्वेनोमीटर एक्सेप्ट कर सकता था उससे ये ज्यादा है। तो अगर बड़ी करंट गैल्वेनोमीटर में भेज दोगे तो वो क्या करेगा, जला देगा उसको। इस मेन डायग्राम में देखिए ये आई करंट है जो कि काफी हैवी है। तो संटिंग करके हमने करंट को काट दिया, तो जो मैक्सिमम करंट ये ले सकता था वो IG है। तो IG इज मैक्सिमम करंट एक्सेप्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर, और बचा हुआ जो I माइनस IG है वो संटिंग से होता हुआ चला गया। तो गैल्वेनोमीटर सीधे इसको ये करंट दे दोगे तो इतना ज्यादा करंट है, ये क्या करेगा, जल जाएगा। तो इसको डैमेज में से बचाने के लिए संटिंग कर दी गई। यहाँ पर जो पोटेंशियल है IG इंटू G, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर V इज इक्वल टू IR वाले फंडे से चल रहा है S I माइनस IGS, ठीक है। हेडिंग है आमीटर सर्किट, तो डेफिनेशन ये हो गया संटेड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड द आमीटर। संटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बता दी। जब आपके पास में हर गैल्वेनोमीटर की अपनी एक मैक्सिमम करंट कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम इतने मिली एम्पियर तक की करंट को या माइक्रो एम्पियर करंट को क्या करेगा, रीड करेगा। बट अगर आपके पास में सर्किट में करंट जो है बहुत हैवी है तो आप संटिंग करके अपने गैल्वेनोमीटर को किस में बदल देते हो, आमीटर में। फिर ये स्केल भी बदली जाती है, ऐसा नहीं है कि स्केल नहीं बदलेंगे। फिर ये जो स्केल है ना, ये तो किसके अकॉर्डिंग बनी है, गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग। संटिंग के बाद इनको भी क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। और फिर अगर बात की जाए वोल्टमीटर सर्किट की, वोल्टमीटर सर्किट, तो वोल्टमीटर सर्किट में बस यहां पर जहां पे संटिंग लिखा हुआ है वहां पे लोडेड लिखना है। ये आपके कोड वर्ड है। लोडेड मींस समथिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सॉरी सीरीज। तो अगर आपने कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, जैसे यहां पर अगर हम देखें, ये लीजिए
कैपिटल आर, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर सर्किट। इस जगह पर दिखाएं तो इसको दिखा सकते हैं ऐसे, you have a some resistance connected in series combination. So resistance which is in series combination is called the load resistance. अब अगर मुझे इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं V is equal to IG. Current accepted by the galvanometer is called the IG. Galvanometer current क्या हो जाएगा? R plus G या G plus R. Again you have a four terms: V for potential, IG for galvanometer current, R for load resistance, G for resistance of a galvanometer. ठीक है? इसके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। 2 मार्क्स अगर सर्किट पूछ रहा है तो मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जनरली क्या आता है? क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा। अनसॉल्व पेपर से आप क्वेश्चंस देखिए और करिए। तो करंट से जो मैग्नेटिज्म है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना होगा मैग्नेटिक मटेरियल और अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में।